प्यारे छात्रों, नमस्कार। माध्यमिक श्रीराम आदर्श विद्यापीठ कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट क्षेत्रमिति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेंसुरेशन, के बारे में अध्ययन करेंगे। इस मेंसुरेशन में दो प्रश्नावलियां हैं अपनी, प्रश्नावली 15 और 16। ये टोटल जो क्षेत्रमिति होती है ये वार्षिक पेपर में 10 अंक की पूछी जाती है, 10 मार्क की 10 अंक की पूछी जाती है। और 10 अंकों में जो दो यूनिटें हमारी, पहली जो यूनिट है वह है 15 और दूसरी जो यूनिट है वह है 16, यानी कि प्रश्नमाला 15 और प्रश्नमाला 16। एक तो प्रश्नमाला अपनी 15 है और एक है प्रश्नमाला 16। प्रश्न वाली जो अपनी 15 है यह है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। प्रश्नावली जो 16 है वह है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो प्रश्नावली 15 के बारे में करने जा रहे हैं। प्रश्नावली जो 15 है वार्षिक पेपर में ये 4 अंक की होती है, 4 अंक की 15 है और ये होती है 4 + 6। इस प्रकार से 10 अंक आते हैं। प्रश्नावली 15 तो है 4 अंक की, प्रश्नावली 16 जो है वह है 6 अंक की। अब इसे अंग्रेजी में जो कहते हैं, यह है हमारी सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्किल, दूसरा है सरफेस एरिया एंड वैल्यू। आज हम इस प्रश्नावली 15 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आ रही है हमारी, वो आ रही है वृत्त। वृत्त क्या होता है? अब वृत्त के बारे में, क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि वृत्त क्या होता है, तो हम वृत्त के बारे में बताते हैं। यह है वृत्त, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सर्किल। बेटा वृत्त होता है, सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं, किसी समतल में एक स्थिर बिंदु से। अब हमारा कोई भी समतल हो सकता है, तल हो सकता है, और इस तल में आपको एक स्थिर बिंदु लेना है। अब हमने मान के चले ये स्थिर बिंदु लिया है, ये ओ, ये एक समतल है ब्लैक बोर्ड, इसमें एक स्थिर बिंदु लिया है ओ, और ओ से निश्चित दूरी पर, अब यह है निश्चित दूरी, इसे कहते हैं निश्चित दूरी। निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को, स्थित बिंदुओं के समुच्चय को अब इस निश्चित बिंदु ओ से जो दूरी है वो दूरी सदैव कैसी होनी चाहिए? समान। और ये निश्चित दूरी जो है, इस बिंदु पर जितने भी बिंदु स्थित हैं, जितने भी बिंदु स्थित बिंदुओं का ये समुच्चय है, इस समुच्चय को हम क्या कहते हैं? वृत्त। उन्हें एक बार समझे जरा ध्यान से। किसी समतल में एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को हम वृत्त कहते हैं।
अब ये अपना वृत्त जो बन रहा है, इस वृत्त में जो स्थिर बिंदु है ये देखा था, इसकी वृत्त की परिधि पर जो बिंदु दिख रहे हैं वो आपको अनेक दिख रहे हैं। दूसरी परिभाषा है इसकी, नंबर सेकंड परिभाषा, यह है हमारा एक वृत्त और इसमें एक स्थिर बिंदु है और स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर एक बिंदु है P। दूसरी परिभाषा है बिंदु पथ के आधार पर किसी समतल में या तल में एक स्थिर बिंदु से, यह है आपका स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ, इस बिंदु P का जो आएगा बिंदु पथ, जो इस बिंदु O से सदैव समान दूरी पर रहे, वृत्त कहलाता है। अब हमारे पास जो वृत्त आया है, इस वृत्त की जो दूरी आई है, ये जो है आपकी स्थिर जो बिंदु है, ये तो वृत्त का केंद्र कहलाता है जिसे सेंटर कहते हैं, और जो परिधि है, ये पथ जो है, ये पथ कहलाता है वृत्त की परिधि। अब यहां पर जो ये है अचर दूरी, जिसे हम निश्चित दूरी कहते हैं, अचर दूरी कहो या निश्चित दूरी कहो, ये कहलाती है वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम दर्शाते हैं स्मॉल r या कैपिटल R से। अब आपको पता लग गया होगा कि वृत्त जो आकृति होती है वो अंदर से खोखली होती है। खोखली होने के कारण अगर हम देखें इसके चारों ओर का, इसके चारों ओर का जो मार्ग पथ है, ये पथ ही वृत्त की परिधि होती है। नियत जो बिंदु था अपना, वो वृत्त का केंद्र होता है जिसे हम O से दर्शाते हैं। अचर जो दूरी होती है जिसे नियत दूरी कहते हैं, निश्चित दूरी कहते हैं, ये कहलाती है वृत्त की त्रिज्या, जिसे हम स्मॉल r या कैपिटल R से दर्शाते हैं। स्मॉल r से भी दर्शा सकते हैं और कैपिटल R से भी। अब यहाँ पर त्रिज्या की आती है परिभाषा की त्रिज्या होती क्या है, यह है परिधि पर स्थित कोई बिंदु है ये, और केंद्र है O, तो परिधि पर स्थित बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, परिधि पर, अब परिधि पर स्थित बिंदु होगा और परिधि पर ये स्थित बिंदु है और यह है केंद्र, और इस केंद्र से जो मिलाने वाला जो रेखाखंड है, यही रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या रेडियस कहलाती है, जिसे हम स्मॉल r से दर्शाते हैं। अगर हम इस त्रिज्या का दुगना कर दें, त्रिज्या का क्या कर दें, दुगना, तो अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो ये हमारा कहलाएगा वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, यानी त्रिज्या के दुगने को, त्रिज्या के दुगने को वृत्त का व्यास कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। अब यहां पर जो हमारा व्यास आया है, डिटरमाइनर आया है, जिसे हम स्मॉल d से दर्शाते हैं, ये बराबर होता है 2 into r। अगर हमें सवाल में, किसी सवाल में व्यास दे रखा है, त्रिज्या निकालनी है, या त्रिज्या दे रखी हो सकती है, हमसे व्यास पूछा जा सकता है। जब हमें त्रिज्या निकालनी है व्यास से, तो हमारी आएगी त्रिज्या r बराबर होगी व्यास बटे 2। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें सवाल में व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकालनी है, तो हम व्यास में 2 का क्या दे देंगे, भाग, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। अगर सवाल में हमें त्रिज्या दे रखी है और हमसे व्यास पूछा जा रहा है, तो हम व्यास निकालने के लिए त्रिज्या को 2 से गुणा कर देंगे। इसके बाद आती है हमारी परिधि। परिधि के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले वृत्त की जो परिधि होती है, ये जो अपना वृत्त है, इस वृत्त के 3 भाग होते हैं। नंबर 1, अंदर का जो भाग है ये कहलाता है अभ्यंतर भाग। अंदर का जो भाग होता है इसे कहते हैं अभ्यंतर भाग।
और ये बाहर का जो भाग होता है इसे कहते हैं बहिर्भाग। और जिस भाग पर ये पर्दी बनी हुई होती है इसे कहते हैं व्रत। यहां पर व्रत वाला भाग और अभ्यंतर भाग मिलकर ये दोनों भाग मिलकर व्रतीय क्षेत्र कहलाते हैं। अब व्रतीय क्षेत्रों में सबसे पहले अगर हमें पर्दी की बात करनी है तो पर्दी होगी कि ये व्रत है इस बिंदु ए से हम चल रहे हैं, इसके चारों ओर एक चक्कर लगा रहे हैं। एक चक्कर लगाने पर जितनी भी दूरी तय होती है वो हमारी व्रत की पर्दी कहलाती है। व्रत की पर्दी की परिभाषा हुई व्रत के अनुदिश एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी व्रत की पर्दी कहलाती है। पर्दी को जो हम दर्शाते हैं वो सी द्वारा दर्शाते हैं। यहां पर पर्दी जो होती है इस पर्दी से और ये निकल के आया हमारा व्रत का एक व्यास। पर्दी और व्यास का जो अनुपात है, पर्दी और व्यास का जो अनुपात है वो एक स्थिरांक पाई कहलाता है। पाई जो है अपना ये ग्रीक अक्षर है और ग्रीक अक्षर जो लिया जाता है इसका जो मान होता है वो 22/7 या 3.14 होता है। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ऐसे 20,000 इकाई व्रत लिए जिनमें उनकी पर्दी और व्यास का अनुपात देखा तो उनका जो अनुपात आता है हमेशा एक निश्चित मान प्राप्त होता है और वो आता है 22/7 या 3.14। अब उन्होंने यह बताया कि अगर हमें इस व्रत की पर्दी ज्ञात करनी है तो हम इसके नीचे इस व्यास को अगर हम लिख दें 2r, अर्थात व्यास जो होता है वो त्रिज्या के बराबर होता है, तो यहां से निकला पाई बराबर पर्दी बटे 2r। तो इसके नीचे एक माना वज्र गुणा किया तो यह आ गई पर्दी बराबर आ गई आपकी 2 पाई r। पर्दी बराबर आ गई आपकी 2 पाई r। तो ये हमारे पास व्रत की पर्दी निकल आई। व्रत की जब पर्दी निकल आती है, अब यहां पर जो ये पाई आ रहा है, इस पाई जो होती है एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती होने के कारण इस पाई का सिर्फ निकटतम मान ही लिया जाता है 22/7 या 3.14। अब हमारे पास एक सूत्र निकल आया व्रत की पर्दी का, और व्रत की पर्दी का सूत्र होता है अपना 2 पाई r, जो हम पिछली कक्षा 6, 7, 8, 9 से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। अब इसे याद रखने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि चल मेरा घोड़ा चल मेरा यार व्रत की पर्दी 2 पाई r। क्या कहेंगे? चल मेरा घोड़ा चल मेरा यार व्रत की पर्दी 2 पाई r। तो हमारे व्रत की पर्दी का जो सूत्र ज्ञात करने का सूत्र है तो वो 2 पाई r आया है। इस पर्दी को ही हम कह सकते हैं व्रत का परिमाप। क्या कह सकते हैं? परिमाप, जिसे प्राइमिनेटर भी अंग्रेजी में कहते हैं। अब यहां से अब हम कैसे पर्दी ज्ञात करेंगे? जैसे कोई सवाल में हमें लिखा हुआ मिल गया एक व्रत की त्रिज्या 7 सेमी है, व्रत की पर्दी ज्ञात करो। अब हमें यहां पर ये त्रिज्या दे रखी है और हमसे पर्दी पूछी जा रही है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे व्रत की त्रिज्या r बराबर है 7 सेंटीमीटर।
अब हमें परिधि निकालनी है, इसलिए वृत्त की परिधि, और परिधि का सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, परिधि का सूत्र होता है 2πr। यहाँ मान रखेंगे, जब तक सवाल में पाई का मान 3.14 नहीं कहा है, हमें 3.14 नहीं रखना है, 22/7 ही रखना है। तो ये आएगा आपका 2 × 22/7 × 7, 7 से 7 का गया 22×44 सेंटीमीटर। ये ध्यान रहे कि जो परिधि है ये लंबाई है, और लंबाई जो होती है, लंबाई की जो इकाई आती है जो सवाल में दी हुई वही इकाई आती है। यहाँ कभी भी इस इकाई के न तो वर्ग लगता है, वर्ग कब लगता है जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ध्यान रहे लंबाई सिर्फ 3 पद्धतियों में एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस पद्धति में नापी जाती है। तो यहाँ पर जो वृत्त की परिधि है वो लंबाई होने के कारण केवल सेंटीमीटर आएगा। अब दूसरा, जैसे अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, अब हमें दे रखा है कि वृत्त का व्यास 1.4 सेमी है। ये सेमी का हटा दो, की बार मीटर ले लो, मीटर है। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, तो हल करेंगे तो यहां पर क्या आया हमारा, वृत्त का व्यास दे रखा है और व्यास का मान है 1.4 मीटर। लेकिन अब हमें सूत्र में तो आर चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो पहले त्रिज्या निकालनी है। तो यहाँ आएगा, इसलिए त्रिज्या बराबर आर बराबर आएगी। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम त्रिज्या निकालते हैं, अभी मैंने मिटा दिया यहाँ पर, कि जब भी हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि व्यास में हम 2 का भाग देते हैं। तो इस व्यास दे रखा है 1.4, इसमें हमें 2 का भाग देना है, तो ये आ गया आपका 0.7 मीटर। इसलिए वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे, ये आएगा हमारा 2πr, 2 × 22/7 × r का मान है 0.7, 7 एकम 7, ये कट गया 0.1 बार, 22×44 4.4 मीटर। यहां पर देखें, यहां मीटर है तो मीटर ही लिखनी है। इस प्रकार ये हमारा परिधि पर आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो यह केंद्र है आपका और यह है आपकी वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं। यह वृत्त की परिधि जो होती है, इस परिधि को हम दर्शाते हैं 2πr से। अगर यह है हमारा कोई वृत्त और इसे हम काटें, बीच केंद्र से अगर हम इसे काट दें, एक पन्ने के द्वारा अगर हम काटें, और काटने पर जो आकृति प्राप्त होगी, क्योंकि इस वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं, और अनंत बिंदुओं के मध्य अगर हम 2 बिंदु लें, तो 2 बिंदुओं के मध्य अगर लेंगे तो यहां पर देखेंगे इस प्रकार से आकृति बनेगी, अर्थात एक त्रिभुज सा बन जाएगा। ऐसे इसमें अनेक त्रिभुज बन सकते हैं। तो इन त्रिभुजों का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे हम यहां वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 इंटू त्रिज्या इंटू वृत्त की परिधि। कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि यहां पर देखेंगे तो ये जो त्रिज्या है ये एक आधार बन जाएगा और ये परिधि जो है ऊंचाई में चली जाएगी, क्योंकि यहां पर परिधि का छोटे छोटे भाग आएंगे और 2 बिंदुओं के मध्य छोटी दूरी है। तो यहां पर ये आएगा आपका 1/2 इंटू आर इंटू 2πr। आर से आर इंटू आर करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर आ गया πr²। तो हमारे पास वृत्त का जो क्षेत्रफल आया है, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का जो क्षेत्रफल निकल के आया है वो आ गया हमारे पास πr²। अब हम यहां पर देखा तो यहां पर जो रेडियस है, इस रेडियस की इकाई डबल आ रही है। वह r² कब आया, जब r इंटू आर किया। तो इस स्थिति में जब क्षेत्रफल की जो इकाई होती है, इस क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो होती है वर्ग। जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग जरूर लिखेंगे, लास्ट में जब उत्तर आएगा हम वर्ग लिखेंगे। जैसे ये लिखा है, एक वृत्त
का वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर ये हुआ हमारे पास कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेमी दे रखी है और हमसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये लिखा वृत्त की त्रिज्या r बराबर है 3.5 सेमी। अब हमें चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र अभी मैंने आपको बताया है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर का मान है हमारा 3.5 का होल स्क्वायर, इसे 2 बार लिखेंगे 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। 7 से अगर हम काटे 3.5 को या 3.5 से 7 को काटें तो एक ही बात है, कैसे 7 एकम 7, 7 5 35.5 बार कट गया। अब इसका गुणा करेंगे 22 गुणा 3.5 गुणा 5 करेंगे तो यहां से सीधा सीधा हम कर रहे हैं 22 गुणा 0.5 के 22 110, 110 में 0 हट जाएगा, 11 रह जाएगा। 11 इंटू 3.5 करेंगे, 11 5 55, 33 5 38, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। यहां पर ध्यान रहे कि ये वर्ग जरूर लगाना है क्योंकि क्षेत्रफल जब भी निकलता है तो वर्ग आता है। अब नेक्स्ट जो आती है हमारी वो आती है, अभी मैंने आपको दो चीज बताई थी, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो मेरे पास दो सूत्र निकल के आए जिसे हम कहते हैं फॉर्मूला। तो पहला आया है हमारे पास वृत्त की परिधि या परिमाप अर्थात एक चक्कर में तय की गई दूरी, ये होती है 2 पाई r। दूसरा जो फॉर्मूला है जिसे हम दूसरा जो फॉर्मूला है वह है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र अभी मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर। दो आगे सामान्य सूत्र। अगर हम इसमें थोड़ी सी और जानकारी लें, अगर आप थोड़ा आगे चलें, यह है हमारा एक वृत्त। अब इस वृत्त की परिधि पर अब हमने दो बिंदु स्थित किए। पहला बिंदु यह है, दूसरा है ये। कितने बिंदु हैं? 2। और 2 बिंदु हैं तो यह है यहां से यहां तक का मध्य का भाग, परिधि का एक सतत भाग है और इस सतत भाग को हम कहते हैं चाप। और चाप को जब हम दर्शाते हैं तो दोनों अक्षर लिखकर ऊपर 2p लगा देते हैं इस प्रकार से। तो चाप की क्या परिभाषा हुई? ये चाप कहलाता है किसी वृत्त में परिधि पर स्थित, परिधि पर स्थित, ये परिधि पर स्थित है कितने बिंदु? 2। और 2 बिंदुओं के मध्य परिधि का सतत भाग चाप कहलाता है। अब हमारे पास ये जो चाप है ये है परिधि का सतत भाग। और है कितने बिंदुओं के मध्य? 2 बिंदुओं के मध्य। अब बेटा यहां पर देखा तो ये छोटा है, ये छोटा जो चाप होता है, छोटे चाप को हम कहते हैं लघु चाप। और ये जो है आपका, अर्थात ये लिखा मैंने एसीबी, एसीबी जो चाप है आपका वो तो है लघु चाप। और ये लिख दिया है बड़ा भाग, बड़ा चाप, इसे कहते हैं दीर्घ चाप। दीर्घ चाप को लिख दिया है मैंने BDA, या हम लिख सकते हैं इसको चाप ADB। ये कैसा है? ये बड़ा है तो बड़ा होगा, और ये नीचे का छोटा है तो छोटा होगा। यहाँ पर अब दूसरी चीज इसके बारे में लिखें तो इसको हम लघु चाप और दीर्घ चाप कैसे पता लगेंगे? अगर ये चाप केंद्र पर जो कोण बनाते हैं, ये केंद्र पर कोण बना दिया तो इसे हम क्या कहते हैं? थीटा। यदि इस थीटा का मान, यदि हमारे इस थीटा का मान जिसे हम कहें कोण AOB, अर्थात थीटा का मान छोटा है 180 डिग्री से, तो ये हमारा कहलाएगा लघु चाप। यदि इस AOB का मान बड़ा है 180 डिग्री से तो ये कहलाएगा हमारा दीर्घ चाप।
यदि यहां पर हम इसको थीटा से दर्शाए तो थीटा भी लिख सकते हैं, और यदि इस ए ओ बी का मान बराबर है 180 डिग्री के तो ये कहलाएगा हमारा अर्धवृत्त। तो अब हमारे पास ये निकल जाएगा, अगर हम इस वृत्त के दो बराबर भाग कर दें तो अगली जो आकृति बनेगी हमारी ये कहलाएगी, ऊपर की ये भी अर्धवृत्त होगी और नीचे की भी अर्धवृत्त होगी। तो अब दूसरी आकृति आती है वो हमारे पास अर्धवृत्त। इसी में अगर हम थोड़ा सा और परिभाषा देख लें अर्धवृत्त से पहले, अर्धवृत्त बताऊंगा उससे पहले देखें तो हम देखें इसमें ये ए बी को सीधा मिला दें, ए बी को अगर हम मिला देते हैं तो ये कहलाएगी वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। ये ए बी को हमने मिलाया तो ये हमारी कहलाती है जीवा, और इस जीवा द्वारा वृत्त दो भागों में बढ़ जाता है, ऊपर का भाग और नीचे का, और ये कहलाते हैं वृत्तखंड। जीवा द्वारा जो वृत्त बढ़ता है, वृत्त डिवाइडेड होता है तो वो कहलाते हैं वृत्तखंड। सेम इसी प्रकार से यदि छोटा है तो कहलाएगा लघु वृत्तखंड और बड़ा है तो कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। अब हमारी इसमें जो प्रश्नावली आ रही है उस टॉपिक आ रहा भी निकल के आया था अर्धवृत्त, उसके बारे में देखते हैं। अर्धवृत्त जो अपना होता है उसमें अब हमारे पास दो सूत्र निकल के आएंगे। नंबर 1, अर्धवृत्त की परिधि। अगर हम अर्धवृत्त की परिधि देखें, अभी हमने पूरे वृत्त की परिधि निकाली थी, पूरे वृत्त की परिधि तो होती है 2πr, लेकिन हमें आधा निकालना, हाफ सर्किल निकालना है तो हमें 1/2 करना है, तो ये आएगा हमारा 1/2 इंटू वृत्त की परिधि। अभी आपने वृत्त की परिधि जो निकाली थी वो आई थी 1/2 और वृत्त की परिधि है 2πr, पाई से पाई कट गया तो यहाँ पर आ गई πr, ये आ गई हमारी अर्धवृत्त की परिधि। दूसरी चीज, अगर हमें यहाँ पर नंबर 2 अर्धवृत्त का परिमाप चाहिए, अर्धवृत्त का परिमाप, अब हमें इस अर्धवृत्त का परिमाप, परि का अर्थ होता है चार और की माप, तो चार और की जो माप आएगी हमारी, ये यहां से यहां तक की तो पाया है, एक आर ये है, एक आर ये है, तो कितनी आर हो गई हमारे पास 2, तो यहाँ पर आ गई अर्ध परिधि तो आई हमारी πr प्लस यहाँ लिख देंगे 2r, जिसे हम व्यास भी कह सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला आया है वो आया है हमारे पास नंबर 2, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr प्लस का 2r। तीसरा जो आता है वो अब आता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल में 2 का भाग देने, क्योंकि हमें आधा चाहिए, हाफ सर्किल चाहिए, 2 का भाग देंगे तो ये आएगा आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²/2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर 1/2 πr²। यह आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। याद रहे क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में आती है और परिधि या परिमाप की लंबाई इकाई में आती है। अब इससे हम अगली बात करते हैं, अगले आकृति पर चलते हैं। तो तीसरी आती है इसमें वलयिका। वलयिका का दूसरा नाम होता है 2 सकेंद्रीय वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्रफल। ये हमें ज्ञात करना है। अब तो सबसे पहले आया सकेंद्रीय वृत्त। क्या होते हैं सकेंद्रीय वृत्त? सकेंद्रीय वृत्त होते हैं हमारे कि ऐसे 2 वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो
और त्रिज्याएं अलग अलग हों सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। ये है हमारे दो वृत्त। इसका जो केंद्र है वो है एक ही केंद्र है, लेकिन इसकी त्रिज्या स्मॉल आर। यह है बड़ा वृत्त, इसका केंद्र भी वही है, लेकिन त्रिज्या क्या है आपकी कैपिटल आर। ये दोनों जो वृत्त हैं वो हमारे सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। अगर हमें सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का जो क्षेत्रफल चाहिए, ये अगर हमें निकालना है तो ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से, बेटा बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से हम छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारे पास वलय का या दो सकेंद्रीय वृत्तों के मध्य का क्षेत्रफल आ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वलयिका का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर आएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। यहां पर देखा है तो आपको पता है बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या यह तो है आपकी कैपिटल आर, और छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या ये चित्र में दर्शा रहा है आपको स्मॉल आर। तो क्योंकि यहाँ पर आर बड़ा है किससे, स्मॉल आर से, बड़ा आर बड़ा है किससे, स्मॉल आर से। तो यहाँ पर एक बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो अभी मैंने आपको बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। तो हम लिखेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई क्या ले लेंगे कॉमन, तो ये ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ आ गया आपका आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर। ये कहलाता है वलयिका का क्षेत्रफल या दो सकेंद्रीय वृत्तों के मध्य का क्षेत्रफल। अब आते हैं हमारे सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्रों में, सामान्य सूत्र से तात्पर्य मेरा वो है सूत्रों से है जो कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं और जानते हैं। जैसे नंबर 1 सबसे पहले यह आता है हमारा आयत का क्षेत्रफल। आप जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। दूसरा नंबर 2 आयत का परिमाप, और आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तीसरा आता है वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात हम इसको या लिख सकते हैं भुजा इंटू भुजा। चौथा आता है वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। पांचवा जो आता है वो आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुजों में आते हैं कौन कौन से। नंबर 1 सबसे पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसे ही हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कहते हैं, क्योंकि जब हमें आधार और ऊंचाई दे रखी हो तो ये सूत्र लगाते हैं। नंबर 2 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये होता है b/4 √4a² माइनस का b²। यहाँ पर a समान भुजा है, b असमान भुजा। और चौथा होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हम हीरोन के सूत्र से ज्ञात करते हैं। हीरोन का सूत्र ये होता है अर्ध परिमाप S बराबर a + b + c/2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया आ गया आपका √S
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ ए बी सी क्या है, ए बी सी है त्रिभुज की भुजाएं, एस क्या है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। चौथा आ रहा है इसमें त्रिभुज का परिमाप, और त्रिभुज का परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योग। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। छठवां, अगर हम देखें किसी भी गोल आकृति द्वारा, किसी भी गोल आकृति, अब आप जानते हैं गोल आकृति क्या क्या होती हैं। वो होती है आपका किसी भी बस का हो, कार का हो, साइकिल का पहिया हो, या आपका ऐसी कोई आकृति जो एक चक्कर लगा रही है। किसी भी गोल आकृति द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, किसी भी गोल आकृति द्वारा जो एक चक्कर में तय की गई दूरी है, तो गोल आकृति जब घूमेगी, एक चक्कर बनाएगी बेटा, तो वो हमारा एक वृत्त बनाएगी। और वृत्त जब बनाती है तो वृत्त का जो सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। तो किसी भी गोल आकृति द्वारा एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होती है वो वृत्त की परिधि के बराबर होती है, वृत्त के परिमाप के बराबर होती है। परिधि और परिमाप का सूत्र होता है 2πr। सातवां आता है, अगर हमें किसी गोल आकृति द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या पूछी जाए, तो यहां पर गोल आकृति द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या ये बराबर आएगी आपकी तय की गई कुल दूरी में एक चक्कर में तय की गई दूरी का भाग दे देते हैं, अर्थात 2πr का भाग दे देते हैं। यहां पर इसमें ये सामान्य सूत्र काम में आएंगे इस प्रश्नावली में। अब हम प्रश्नावली के सवाल और उदाहरण करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि कौन सा कब लगता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये सूत्र याद होने चाहिए। जब तक सूत्र याद नहीं होंगे हम सवाल नहीं कर सकते। तो सवालों करने के लिए मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि मैंने जो सूत्र आपको बताए हैं, तो सबसे पहले वृत्त के बताए हैं, फिर वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है आपको बेटा 2πr, और याद रखने के लिए मैंने बताया था चल मेरा घोड़ा चल मेरा यार, वृत्त की परिधि 2πr। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल बताया था आपको, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। इसके बाद आपको अर्धवृत्त के बताए थे, अर्धवृत्त के बाद वलयिका के बताए थे, और वलयिका के बाद मैंने आपको सामान्य सूत्र बताए थे। ये सूत्र आपके जब कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्नावली सूत्रों पर आधारित है, बिल्कुल सिंपल है। सूत्र अगर याद है तो 1 मिनट में हम सिर्फ मान रखना आना चाहिए। अगर मान रखना हम सीख गए तो सवालों को हल कर सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।